लर्निंग डिसेबिलिटी देखते समय लर्निंग डिसेबिलिटी हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी हमारे टीचिंग के लिए ज़रूरी है। हम टीचर बनने जा रहे हैं, हमारे सामने बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए कौन कौन सी समस्या फेस करनी पड़ती है, यह महत्वपूर्ण बात है। ये जानने के लिए हमारे लिए अध्ययन करते समय या अध्यापन करते समय लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, अधिगम अक्षमता कौन सी है, ये हमें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आई है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? ये किसके बारे में अक्षमता आती है? तो देखिए, डिसलेक्सिया का व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। पठन यानी कि पढ़ना। डिसलेक्सिया ये जो बीमारी है, ये जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी बच्चे के पढ़ने में आती है। देखिए, हम पाठशाला में टीचिंग करते हैं और हमारे जो बेसिक स्किल है रीडिंग LSRW यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये जो महत्वपूर्ण है, बोलना महत्वपूर्ण है, पढ़ना महत्वपूर्ण है। जबकि छात्रों को पढ़ने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ने में जब कठिनाई आती है या पढ़ने का विकार छात्रों को है, ये डिसलेक्सिया कहा जाता है। इनमें से क्या होता है, यानी कि एग्जाम्पल देखते समय क्या होता है? तो बच्चा ई ए व क में विभेद नहीं कर पाता, यानी की मुलाला अक्षरामध्ये ओळख होत नाही, म्हणजे प्रॉब्लेम्स येतो अक्षरामध्ये। अक्षर त्याच्यानंतर इंग्लिश मधला स्वा शब्द असेल, स्वा और वॉज में वो कुछ फर्क नहीं समझ पाता, या न्यूक्लियर हो या अनक्लियर हो, इनमें उस पर कठिनाई आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने में कठिनाई आती है छात्रों को। म्हणजे मुलगा वाचत असणाऱ्या ज्या समस्या वाचताना त्याला निर्माण होतात, त्या डिसलेक्सियामध्ये येत असतात। मग काही विद्यार्थी वाचताना एखादा शब्द रिपीट करतात किंवा एखादं वाक्य रिपीट करतात, तर हे सुद्धा डिसलेक्सियामध्ये येतं। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले हमने देखी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है पठन विकार के संबंधित ये प्रॉब्लम्स। सबसे पहले क्या हुआ, अक्षर पहचानने में छात्रों को तकलीफ होना, यानी कि कुछ जो शब्द है उस शब्द में जो फर्क है वो फर्क छात्र को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, या फिर पढ़ते समय एक शब्द हो या एक वाक्य हो बार बार रिवर्स करना, ये सारी चीज़ें डिसलेक्सिया में आती है। आगे का जो पठन विकार है या आगे की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है अप्रेक्सिया। देखिए, अप्रेक्सिया का मतलब क्या है? तो अप्रेक्सिया ये क्या है? तो सबसे पहले अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है। देखिए, पहले हमने डिसलेक्सिया देखा, डिसलेक्सिया ये शारीरिक विकार नहीं है, डिसलेक्सिया ये पढ़ने का विकार है, बल्कि छात्रों को अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर कम हुई है, इसकी वजह से वो हुआ। लेकिन अभी हमने देखा कि अप्रेक्सिया क्या है? ये है फिजिकल विकार, यानी कि शारीरिक विकार है, जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध सूक्ष्म गति कौशल्य जैसे कि लिखना हो या चलने का हो या टहलने का हो या बोलने का हो, इनमें निपुण नहीं होते। बघा, हा एक शारीरिक आजार आहे आणि शारीरिक आजार असल्यामुळे हा शारीरिक आजार
माणसाच्या मांसपेशीमध्ये यानी की स्नायूमध्ये हा आजार झालेला असतो. स्नायू ज्या मुलाचे कमकुवत असतात त्याच्यासाठी हा आजार होत असतो. मग ह्याच्यामध्ये हाताच्या बोटाचे जर का स्नायू कमकुवत असतील तर त्याला व्यवस्थित लिहायला येत नाही. पायाचे स्नायू कमकुवत असतील तर त्याला चालायला व्यवस्थित येत नाही. जबड्याचे तोंडाचे स्नायू जर का कमकुवत असतील तर त्याला व्यवस्थित बोलायला येत नाही. हा आजार का होतो तर यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न विकार है. म्हणजे मेंदवाला हानी जेव्हा होते, जसं की पॅरालिसिस वगैरे आपण म्हणतो, तर पॅरालिसिस काय असतो, मेंदू विकार असतो. मेंदवातील शीर वगैरे चॉकअप झाल्यानंतर होतं. तर आपलं जे शरीर आहे, आपल्या शरीरातील बऱ्यापैकी स्नायू मेंदवाला कनेक्ट असतात आणि मग त्या मेंदवातील ज्या एखाद्या विभागाला मार वगैरे बसला तर त्याच्यातून अशा पद्धतीचे आजार निर्माण होतात. तर हा होता अप्रेक्सिया. पुढचा आहे डिस्प्रेक्सिया. बघा, अप्रेक्सिया आणि डिस्प्रेक्सिया. अप्रेक्सिया काच हा प्रकार आहे डिस्प्रेक्सिया, तर याच्यामध्ये मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है. मेंदवाची झीज झाल्यामुळं, मेंदवाला मार बसल्यामुळं हा आजार होतोय. बघा, रेग्युलरमध्ये जर का अभ्यास केला तर त्याच्यामध्ये अप्रेक्सिया नाही आहे. म्हणजे जे तुम्हाला 7 मी सांगितलेले आहेत मुख्य जे आहेत, तर त्याच्यामध्ये अप्रेक्सिया नाही आहे, त्याच्यामध्ये डिस्प्रेक्सिया आहे. तरी पण आपण बघितलं की अप्रेक्सिया आणि तर हा डिस्प्रेक्सिया काय आहे, तर हा एक मेंदूमध्येच प्रॉब्लेम झाल्यामुळेचा हा एक आजार आहे. याच्यामुळं काय होतं, हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पातात. काही मुलांचे हात थरथर कापत असतात, डोळे फडफडत असतात, कमी दिसतं, एक डोळा लहान असतो, बारीक असतो, हाताची हालचाल होत नाही. तर असे जे आजार आहेत तर ते असे आजार डिस्प्रेक्सियामध्ये होत असतात. डिस्प्रेक्सिया तांत्रिक तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं. सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर का ये आजार है, वे जो विकार है. आता पुढचा आहे अफेसिया. अफेसिया सुद्धा त्या 7 मध्ये नाहीये. तरी पण आपण बघूया अफेसिया म्हणजे काय. तर अफेसिया हा जो आजार आहे, ही जी लर्निंग डिसॅबिलिटी आहे, याच्यामध्ये भाषा एवं संप्रेषण अधिगम डिसॅबिलिटी, यानी कि भाषा बोलना हो, मौखिक रूप से सीखना हो, या मौखिक रूप से जो कुछ सिखाया गया है वो विचारों को अभिव्यक्त करने में जो समस्या आती है, इसे अफेसिया कहते हैं. यानी कि ये जो आजार है, ये आजार कैसा है, ये जो डिसएबिलिटी पूरी तरह से भाषा पर डिपेंड है. और विचार जो छात्र के होते हैं वो विचार छात्रों को अभिव्यक्त करने में समस्या आती है. बघा, एखाद्या विद्यार्थ्याला आपण पुढं बोलवतो आणि त्याला सांगतो बोल, काय काय तुला माहिती आहे, एखादा विषय देतो, तर त्याच्या डोक्यामध्ये चालतंय सगळं काय बोलायचं, पण तो एक्सप्रेस करू शकत नाही शिक्षकांच्या पुढं. मग त्याला घाबरलेला असेल किंवा काही प्रॉब्लेम असेल तर ते जे असतात ते अपेसियामध्ये येतात. मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न होता है. बघा, आपण 3 आजार बघितले, 3 विकार बघितले, 3 डिसॅबिलिटी बघितल्या, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया आणि अफेसिया. हे तिन्ही जे विकार आहेत, हे तिन्ही विकार मस्तिष्काशी संदर्भात आहेत. पुढचा जो आहे डिस्पेजिया, हा डिस्पेजिया पण पूर्णपणे मस्तिष्काच्या संदर्भात आहे. मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता. मेंदवामध्ये काहीतरी समस्या असल्यामुळं किंवा मेंदवाला हानी झाल्यामुळं बोलत असताना, एखाद्यासोबत बातचीत करत असताना जास्त बोलता न येणं, अडखळत बोलणं किंवा बोलताच न येणं, असे जे आजार आहेत तो डिस्पेजियामध्ये येतात. पुढचा आहे अलेक्सिया. हा सुद्धा मेंदूच्या संदर्भातच आहे. मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता. बघा, सुरुवातीला आपण बघितलेला आहे तो होता
डिस्लेक्सिया भी पढ़ने में कठिनाई होती है. और आता जो बघितलेला आहे अलेक्सिया, आता अलेक्सिया जो आहे हा अलेक्सिया 7 मध्ये नाहीये. अलेक्सिया 7 मध्ये नाहीये, पण त्याच्याऐवजी डिस्लेक्सिया घेतलेला आहे आपण. म्हणजे आपण म्हणण्यापेक्षा गव्हर्नमेंटच दिलेला आहे तो. पण जसा डिस्लेक्सिया आहे तसाच हा अलेक्सिया पण आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता आती है. इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अपेसिया भी कहा जाता है. यह अर्जित डिस्लेक्सिया है. अलेक्सिया के कारण अपेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होने की संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है. बघा याच्यामध्ये यह अर्जित डिस्लेक्सिया है यहाँ पर कहा गया है, यानी कि अलेक्सिया ये जो है यह डिस्लेक्सिया के बराबर का ही है. जो डिस्लेक्सिया है उसके ही रूल्स अलेक्सिया में आते हैं. बाद में आता है डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने की संबंधी अक्षमता. ठीक से छात्र लिख नहीं पाता. छात्र का हाथ हो या हथेली हो या अंगुलियों से संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ हो, ये सारी जो चीज़ें आती है ये सारी चीज़ें डिस्ग्राफिया में आती है. बघा बोलण्याचा म्हणजे वाचण्याचा आजार असला, रीडिंग करायचा, तर तो कशामध्ये आला, डिस्लेक्सियामध्ये आला. लिहायचा आजार आला आता, लिहिण्याची डिसॅबिलिटी आलेली आहे, तर ती आलेली आहे डिस्ग्राफियामध्ये. आता पुढची जी डिसॅबिलिटी आहे डिस्कॅल्क्युलिया. तर कॅल्क्युलिया म्हणजे कॅल्क्युलेशन करणं. कॅल्क्युलेशन कशामध्ये करतो, तर गणितीय क्रियामध्ये करतो. तर गणितीय क्रियाच्या संदर्भातले जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते डिस्कॅल्क्युलियामध्ये येतात. मग याच्यामध्ये काय आहे, गणित अंकगणित समझने में कठिनाई आती है. याच्यामध्ये गणितीय क्रिया करताना प्रॉब्लेम येतो. इसमें ह्याला न्यूमलेक्सिया असं सुद्धा म्हटलं जातं. डिस्कॅल्क्युलियाला दुसरं नाव आहे न्यूमलेक्सिया. मग ह्याच्यामध्ये ग्राफिकल्स प्रॉब्लेम असतील, लॅक्सिकल प्रॉब्लेम्स असतील, व्हर्बल प्रॉब्लेम्स असतील. जी गणित आहेत ते गणित सोडवण्याची भरपूर जे प्रॉब्लेम्स येतात ते ह्याच्यामध्ये येतात. त्याच्यानंतर पुढचे जे आहे डिस्थिमिया. तर डिस्थिमिया कशाशी संबंधित आहे, तर डिस्थिमिया गंभीर तनाव की अवस्था से संबंधित है. व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न होती है. जब पाठशाला में या टीचिंग करते समय बच्चा गंभीर तनाव में जब जाता है तो उनकी ये जो सिचुएशन आती है ये सिचुएशन डिस्थिमिया में आती है. और बालक का अधिगम प्रभावित इसी तरह से होता है. और अंत का जो है वो है डिस्मोर्फिया. तो डिस्मोर्फिया यानी कि क्या, भ्रम होना, भ्रम हो जाता है इसमें. तो भ्रम यहाँ पर होने के बाद शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हो या अपूर्ण हो, इसका छात्रों को भ्रम होता है. शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना छात्र दूसरे लोगों से करना लगता है. इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है. तो इस प्रकार डिसएबिलिटी जो थी, लर्निंग डिसएबिलिटी, ये हमने देखी थी. सबसे पहले देखते समय जो प्रमुख 7 है उनमें से डिस्लेक्सिया आता है, बाद में डिस्प्रेक्सिया आता है, बाद में डिस्फेजिया आता है, बाद में डिस्ग्राफिया आता है, डिस्कैल्कुलिया आता है, डिस्थिमिया आता है और अंत में डिस्मोर्फिया आता है. ये देखते समय सबसे पहले डिस्लेक्सिया हमने देखा. डिस्लेक्सिया और अलेक्सिया, ये जो 2 पार्ट है ये दोनों ही एक तरह के हैं. उनमें से एक ही समस्या आती है, पठन का विकार, पढ़ने में प्रॉब्लम छात्र को आता है, डिस्लेक्सिया हो या फिर अलेक्सिया हो. बाद में हमने देखा कि अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया यही एक ही आता है. मस्तिष्क में प्रॉब्लम्स आता है और मस्तिष्क में प्रॉब्लम्स आने के मस्तिष्क में प्रॉब्लम आने से कारण बच्चे के स्नायु कुमकुवत होते हैं, मांसपेशियाँ कुमकुवत होती है और उनको चलने में, लिखने में, चढ़ने में कठिनाई आती है. तो ये थी अप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया.
बाद में हमने देखा था अफेसिया, भाषा के संबंधित ये तो प्रॉब्लम्स था, भाषा एवं संप्रेषण के संबंधित। बाद में डिस्पेजिया हमने देखा था। तो क्या हुआ था बोलने में, अफेसिया और डिस्पेजिया एक में आता है मस्तिष्क में चोट के कारण बातचीत करने में अंशतः या पूर्णतः अक्षमता जहाँ पर आती है वो है डिस्पेजिया। जबकि ऊपर हमने देखा था अपेसिया, अपेसिया में भाषा और संप्रेषण का प्रॉब्लम्स होता है, मौखिक रूप सा प्रॉब्लम होता है। तो अपेसिया और डिस्पेजिया एक में आता है। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये एक आता है। बाद में अप्रेसिया और डिस्प्रेक्सिया ये एक आता है। बाद में हमने देखा था डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब है ग्राफिया यानी कि लिखना। ग्राफ हम कहाँ पर लिखने से करते हैं, तो लिखने में जो कुछ समस्या आती है तो डिसग्राफिया में आती है। बाद में डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करना, गणितीय क्रिया हो, तो गणितीय क्रिया में जब प्रॉब्लम्स आता है तो डिसकैलकुलेशन में आता है। जब छात्र गंभीर तनाव में जाता है तो डिस्थीमिया होता है उसको। और अंत में जब छात्र को भ्रम होने लगता है तो वहाँ पर डिस्मोर्फिया, यह लर्निंग डिसेबिलिटी छात्रों को होती है। देखिए यह सारी जो डिसेबिलिटी है, यह सारी डिसेबिलिटी के बावजूद भी टीचर को बच्चे को पढ़ाना है, छात्रों को पढ़ाना है। छात्रों को ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को टीचर छूट देंगे, उनको टीच करना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। टीचर को सभी बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ये है सर्वसमावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता या ज़रूरत के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। देखिए ये सारी बच्चों को प्रॉब्लम है। हमने अभी देखा कि 7 डिसेबिलिटी है। इस एबिलिटी के बावजूद भी टीचर को टीचिंग करना है, पर कैसे? रेगुलर जो छात्र है, उस रेगुलर छात्र जिस तरह से अध्ययन करते हैं या फिर रेगुलर छात्रों को टीचर जिस माध्यम से टीचिंग करता है, उसी तरह से टीचिंग इस छात्रों को करना बेहतर नहीं होगा। इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो छात्र हैं, उस छात्रों को मध्य रखते हुए टीचर को उन छात्रों को किस मेथड अच्छी होगी यह जानकर उनको टीचिंग करना जरूरी है। उन बच्चों को क्या आवश्यक है, उनकी ज़रूरत क्या है, यह देखने के बाद ही टीचर उनको टीचिंग करेगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, बच्चे में नहीं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। जो भारत में जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे हमें टीच करना ही है, टीचर को। पर बच्चों को टीच करने के लिए हाँ ये बात जरूरी है कि सभी बच्चे एक माध्यम से नहीं है, एक तरह के नहीं है, फिर भी बच्चे को हमें टीच करना है। टीच करने के लिए बच्चों में हमें बदलाव नहीं करना है। तो हमारी जो सिस्टम यानी कि क्या, जो टीचिंग मेथड है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को क्या जरूरी है, ये सिस्टम में आता है। तो इस सिस्टम में हमें चेंज करना है और बच्चों को टीचिंग देना है, टीचिंग करना है। ये करते समय हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से तो बिल्ड करना, यानी कि बिल्ड करना का मतलब ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को स्कूल में लाना, स्कूल में बिठाना, स्कूल के बारे में उनके मन में रुचि लाना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आनी है। बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो उनको लर्निंग करना, यानी कि सिर्फ उस पाठशाला में बच्चे आए और उनको बैठ के रखना, ये बात बिल्कुल गलत है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बच्चे पाठशाला में आएंगे, उनको हमें टीचिंग करना है और टीचिंग करने के लिए विविध माध्यमों का यानी कि टीचिंग एड्स का हमें यूज करना है, ताकि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करें। बिल्डिंग ॲज अ लर्निंग एड अशा पद्धतीनं आपणाला त्यांना
टीच करायचा आहे। तर हे होतं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे और उनके जो प्रॉब्लम्स है, किस तरह से प्रॉब्लम्स उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स में फेस करना होता है, तो ये हमने देखा। आगे हम जा रहे हैं देखने के लिए प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछली बार भी हमने प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में जानकारी ली थी, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में जानकारी ली थी। मेरे हिसाब से हिंदी सब्जेक्ट या इसी ही सब्जेक्ट में हमने जानकारी ली थी। फिर से हमें प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे ज़्यादा उनको ज़्यादा जिज्ञासा होती है। त्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रश्न विचारायची सवय असते आणि ते विद्यार्थी जास्तीत जास्त पद्धतीनं ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करतात। बघा, सर्वसमावेशी शिक्षा हा कंटेंट अभ्यासत असताना लर्निंग डिसेबिलिटीवाले सुद्धा बच्चे त्याच्यामध्ये येतात आणि प्रतिभाशाली बच्चे सुद्धा याच्यामध्ये येतात। मग डिसेबल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीनं आपण शिकवतोय त्या पद्धतीनं आपणाला शिकवून चालणार नाही, किंवा प्रतिभाशाली बच्चांना शिकवत असताना, गिफ्टेड चिल्ड्रनना टीच करत असताना डिसेबल विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीनं आपण शिकवतोय त्या पद्धतीनं या विद्यार्थ्यांना शिकवून चालणार नाही। चीज़ों को याद रखने की स्मृति इन बच्चों में अच्छी तरह से होती है। या विद्यार्थ्यांचा IQ जास्त असतो, त्यांच्यामुळं त्यांच्या डोक्यामध्ये लगेच राहतं। त्यांना एखादी वस्तू दाखवली तर त्यांच्या लक्षामध्ये लगेच राहते आणि फक्त लक्षातच राहत नाही तर दीर्घकाळ त्यांच्या स्मरणामध्ये राहते। या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून सृजनात्मकता पाई जाती है। इन बच्चों का जो IQ रहता है वो IQ 140 से ऊपर होता है। बघा, प्रतिभाशाली जे बच्चे आहेत या मुलांचा बुद्ध्यांक जो असतो तो 140च्या वरती असतो। इन बच्चों की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इन बच्चों का शब्द का ज्ञान विस्तृत होता है। या मुलांच्या जवळ शब्दांचं भांडार भरपूर असतं आणि मुळातच ही मुलं प्रचंड हुशार असतात। या मुलांना चिंतन सुद्धा ते करतात, मौलिक चिंतन भी ये छात्र करते हैं। तो ये है प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तो सबसे पहले ये बहुत ही जिज्ञासु बच्चे हैं। उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, उनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को याद रखना ये अच्छी तरह से याद रखते हैं, चिरकाल याद रखते हैं। सृजनशील ये बच्चे रहते हैं, उनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, शब्द का ज्ञान बहुत ही बड़ा रहता है, मौलिक चिंतन ये बच्चे करते हैं। तो ये है प्रतिभाशाली बच्चे। आगे हम देखते हैं PWD का मतलब यहाँ पर हमारे टीचिंग कंसेप्ट में PWD का मतलब है फिजिकल विथ डिसेबिलिटी। तो देखिए, फिजिकल विथ डिसेबिलिटी ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट 1995 में इंडिया में आई है और भारत सरकार ने 7 डिसेबिलिटी इनमें इंक्लूड की है। 1995 में PWD की संकल्पना हमारे सामने आई और ये जो PWD की कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, और उन्होंने 7 डिसेबिलिटी हमारे सामने रखी है। तो उनमें से हमने देखी है, सबसे पहले हमने देखी थी डिस्लेक्सिया, बाद में देखी थी डिस्प्लेक्सिया, बाद में डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया और अंत में हमने देखी थी डिस्मोर्फिया। तो ये जो 7 लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये 7 लर्निंग डिसेबिलिटी 1995 में PWD में इंक्लूड की थी। बाद में आई है RPW। RPW का मतलब है राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। म्हणजे जे डिसेबिलिटीचे पर्सन जे आहेत त्या पर्सनना अधिकारच त्यांनी प्राप्त केला। तर त्याच्यामध्ये हा 2016 साली आला।
RPW 2016 साली आला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, 1995चा जो PWD होता तिला रिवाईज केला आणि त्याच्यामध्ये 21 डिसॅबिलिटी इन्क्लूड केल्या. म्हणजे याच्यामध्ये त्यांनी आजारच दिले, विकारच त्याच्यामध्ये 21 दिले. बघा, PWD 1995ला आला. फर्स्ट वन दॅट देअर इज अ 7 डिसॅबिलिटी अँड 2016 म्हणजे 2016 साली 1995चा PWD रिवाईज करून RPW आणला, म्हणजेच राईट टू पर्सन विथ डिसॅबिलिटी, आणि त्याच्यामध्ये 21 डिसॅबिलिटी इन्क्लूड केल्या. आणि 15 जून 2017 पासून, बघा 15 जून 2017 पासून RPWD इंडियामध्ये लागू केलेला आहे. आता याच्यामध्ये 21 डिसॅबिलिटी कोणत्या आहेत, तर जवळजवळ 21 आजार याच्यामध्ये दिलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये मग पहिला आहे अंधापन, बाद में दृष्टिबाधित, उसके बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, जीर्ण तांत्रिक संबंधी के जो विकार है ये इसमें आते हैं, विशिष्ट लिखने में अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ पर आया है. बाद में आई है भाषण या फिर भाषा विकलांगता, बाद में थैलेमीसिया, उसके बाद हीमोफीलिया, उसके बाद सिकल सेल रोग, बाद में मानसिक बीमारी, उसके बाद आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्र विकार, उसके बाद सेरेब्रम पल्सी, उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बाद में बहरापन या फिर सुनने में आने वाली विकलांगता, एसिड अटैक हो या फिर पार्किंसंस रोग हो. तो ये सारी जो विकलांगता है, ये सारी विकलांगता यहाँ पर आई है. तो ये है 2017 से लागू हुआ RPWD. और उसके पहले जो देखा था 1995 का PWD, बल्कि उधर 7 ही डिसॅबिलिटी थी. और इस 7 डिसॅबिलिटी में सरकार को लगा कि और भी बहुत सारी डिसॅबिलिटी है और वही भी डिसॅबिलिटी हमें इंक्लूड करना है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 2016 में 1995 की जो PW थी वो रिवाइज किया और इनमें 21 डिसॅबिलिटी शामिल की और 15 जून 2017 से वो लागू किया. इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था, समावेशी शिक्षा और अक्षमता के प्रकार, इनमें से समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा की कंसेप्ट क्या है, किस लिए समावेशी शिक्षा जरूरी है, और कौन से माध्यम से भारत के संविधान में कब इसका समावेश किया, कौन सा ये राइट्स है, जबकि 6 से 14 वर्ष की आयु को बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, ये हमने देखा है. तो ये जो चीज़ है ये हमने देखी है. इसके पहले 1993 में यूनो में इसके बारे में चर्चा हुई थी. बघा, 1993 साली युनोमध्ये याच्यावरती चर्चा झाल्यानंतर तिथं हा विषय सांगितला की वंचित लोक असतील, शोषित असतील, पीडित असतील, याच्याशिवाय जे विकलांग आहेत, अक्षम आहेत, बधीर आहेत, अंध आहेत, यांनासुद्धा शिक्षण दिलं पाहिजे. मुलांच्यामध्ये भेदभाव करता कामा नये. मग तो भाषेवरनं असेल, बोलीभाषेवरनं असेल, जातीवरून असेल, धार्मिक अल्पसंख्यावरून असेल, स्त्री पुरुष असेल, असा भेदभाव होता कामा नये. सर्व भेदभाव दूर ठेवून बालकांना शिक्षण दिलं पाहिजे, हे 1993 मध्ये युनोमध्ये ठरलं आणि त्यानुसार त्याचे फॉलो सगळ्या जगामध्ये सुरू झाले. हे बघत असताना समावेशी शिक्षा आपण बघत असताना मग त्याच्यामध्ये अक्षमता कोणत्या आहेत, समावेशी शिक्षा पाहत असताना मग डिसेबल पण स्टुडंट असतात आणि गिफ्टेड स्टुडंट असतात. म्हणजे अक्षम असणारे सुद्धा विद्यार्थी असतात आणि जादा क्षम असणारे सुद्धा मुलं असतात. मग त्याच्यामध्ये सुरुवातीला अक्षमतामध्ये आपण दृष्टी अक्षमता पाहिली, श्रवण अक्षमता पाहिली, मानसिक अक्षमता पाहिली, गामक अक्षमता पाहिली आणि अधिगम अक्षमता पाहिली. तर शाळेच्या दृष्टिकोनातून जे आवश्यक आहे ती अधिगम अक्षमता आपण बघितली.
अधिगम अक्षमता बघत असताना त्याच्यामध्ये असणारे 10 प्रकार आपण अभ्यासले. वास्तविक हे 10 प्रकार नाही आहेत तर ते 7च प्रकार आहेत, परंतु पहिले जे 3 आहेत प्रकार ते पहिल्या 3 प्रकारामध्ये म्हणजे पहिले जे 6 प्रकार आहेत ते 2-2चे 1-1च आहेत आणि राहिलेले 1-1 आहेत. म्हणजे डिस्लेक्सिया, नॅफ्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अफॅसिया, डिस्फेजिया, ॲलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कॅल्कुलिया, डिसेम्थिया और डिस्मॉर्फिया हे जे 10 आहेत तर त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. पढ़ने में कठिनाई असेल तर डिस्लेक्सिया असतो किंवा अलेक्सिया असतो हे आपण पाहिलेलं आहे. अप्रेक्सिया आणि डिस्प्रेक्सिया एकच आहे, मस्तिष्कचा विकार आहे, मांसपेशीच्या संदर्भामध्ये असलेला हा विकार आहे. हात व्यवस्थित चालत नाही, डोळा व्यवस्थित चालत नाही, लिहायला प्रॉब्लेम येतो, चालायला प्रॉब्लेम येतो, बोलायला प्रॉब्लेम येतो हे आपण पाहिलं. अफेक्सिया, आता मागचा जो बोलायचा प्रॉब्लेम होता तो स्नायू संदर्भात होता, परंतु वाचण्यामध्ये जर का त्याला प्रॉब्लेम येत असेल, भाषेच्या संदर्भात मौखिक रूप से सीखने में कोई प्रॉब्लेम्स येत असेल तर तो अफेसियामध्ये येतो. ह्या साऱ्या डिपेसिया नफेसियामध्ये हे प्रॉब्लेम्स येतात. त्याच्यानंतर डिस्ग्राफिया आपण पाहिलं की लिहिण्याच्या संदर्भातील आजार असतील. डिस्कॅल्क्युलिया आपण पाहिलं की गणितीय क्रिया करण्याच्या संदर्भातील प्रॉब्लेम्स असतील. डिस्थिमिया आपण पाहिलं की गंभीर तणाव विद्यार्थ्याच्या संदर्भात येत असेल तर ते येतं. आणि त्याच्यानंतर डिस्मॉर्फिया म्हणजे भ्रम होतो. तर हे सगळं आपण पाहिलं. हे करत असताना शिक्षकानं काय करायचं आहे तर विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी डिसॅबिलिटी विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी सिस्टीममध्ये चेंज करायचं आहे, विद्यार्थ्यांच्यामध्ये बदल करायचा नाही. जसं की विकलांग मुलं आहेत, डिसेबल मुलं आहेत, त्या पद्धतीनं प्रतिभाशालीसुद्धा मुलं आहेत, गिफ्टेड ही मुलं आहेत. तर त्यांचा काय काय म्हणजे गुणवैशिष्ट्य आहेत ते आपण पाहिलं की जिज्ञासू मुलं असतात, स्मृती त्यांची चांगली असते, स्मरण चांगलं असतं, IQ 140च्या वर असतो, तर्कशक्ती चांगली असते, ज्ञानाचं भांडार असतं आणि चिंतन करतात. तर ही प्रतिभाशाली बच्चे होते. आणि मग हे सगळं बघत असताना लर्निंग डिसेबल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 1995मध्ये 7 डिसॅबिलिटी डिक्लेअर केल्या, ज्या की फिजिकल विथ डिसॅबिलिटी म्हणजे PWDमध्ये इन्क्लूड केलेल्या आपण पाहिल्या. त्याच्यानंतर मग 2016 साली PWDला रिन्यू केलं आणि ते रिवाईज केलं आणि PWDचं रूपांतर RPWमध्ये केलं. RPWमध्ये म्हणजे राईट टू पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटी, आणि त्याच्यानुसार मग ह्याच्यामध्ये 21 डिसॅबिलिटी सामील केल्या. आणि ह्या 21 डिसॅबिलिटी म्हणजे हा RPWD 15 जून 2017 पासून लागू झाला आणि त्याच्यामध्ये ज्या असणाऱ्या ज्या 21 डिसॅबिलिटी आहेत त्या आपण पाहिलेल्या आहेत. अशा पद्धतीनं आपण आजचं लेक्चर या ठिकाणी थांबवतोय.